So well, in this video we are going to study about the exercise 4.2 and the rest of the questions, question number 3, 4, 5 and 6 now. So I'm starting with the question number 2. और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आप सॉल्व करें एग्जाम्पल द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल 1. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 को हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं. उसमें कहा गया है कि जो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकल सिचुएशन बनानी है हमने. जॉन और जीवांती पुट टुगेदर 45 मार्बल्स. जॉन और जीवांती दोनों के पास जो हैं वो 45 कंचे हैं और बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों 5 कंचे उनके गुम हो जाते हैं. फिर यदि जो उनके पास कंचे बचते हैं, यदि हम उनको गुणा करें तो उत्तर जो है वो 124 आता है. सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे डू हैव टू स्टार्ट विद. तो शुरू में उनके पास कितने कंचे थे. तो सवाल इतना मज़ेदार है कि करते बहुत आनंद आएगा. देखिए, हम सिंपल सा काम से शुरू करते हैं. हम एक बार दोबारा फिर से आपको समझा देते हैं, कोई समस्या नहीं. देखिए, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले. ये रहा सॉल्यूशन और हम शुरू करते हैं. हम यहाँ सिंपल से हेडिंग से लिखेंगे. यहाँ लिखेंगे हम जॉन. ये एम मीन्स मार्बल. तो जॉन के पास कितने मार्बल हैं मान लेते हैं कि एक्स हैं. ठीक है, एक्स मार्बल्स. हमें यूनिट्स जरूर लिखना है. ओके. और जीवांती के पास कितने हैं. जीवांती के पास कितने मार्बल हैं हमें कोई पता नहीं. हम ऐसे लिख देंगे जिसके बारे में हमें पता नहीं. एक को हमने मान लिया, दूसरे के बारे में हमें कोई पता नहीं. बट हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा गया कि जॉन के पास जितने मार्बल हैं, ओके, प्लस जीवांती के पास जितने मार्बल हैं, इन दोनों का सम हमें पता है कि ये टोटल 45 मार्बल्स हैं. अब हमें जॉन के जो मार्बल्स हैं उनको हमने एक्स मान रखा है, तो जीवांती के हमें पता नहीं है. ओके. इसको आपने एक लैंग्वेज समझ के करना है. तो यहाँ आ गया 45. अब ये रहा आपके पास अननोन इस इक्वेशन में, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. इस इक्वेशन में अब हमारे पास ये वाला पार्ट अननोन है. इसको हम अब एक साइड रखेंगे और जो एक्स है दूसरे ओर ले जाएंगे. आपको जीवांती के मार्बल पता चल जाएंगे. जीवांती के पास कितने मार्बल हैं. दिस आर 45 माइनस एक्स. अब दोनों ही चीज़ें पता चल गई. हमें उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी बार क्वेश्चन में हम जाएँ तो देखें कि यदि आप यदि ये दोनों ही अपने 5 कंचे खो देते हैं. आप क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, यदि इनके 5 कंचे गुम हो जाएं तो जॉन के पास कितने बचेंगे. जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे. दीज आर एक्स माइनस 5 मार्बल्स. जीवांती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे. जीवांती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे. पहले उसके पास है 45 माइनस एक्स. इनके बीच में से आपने घटा देने. दिस इज 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्बल्स. अब आप यहाँ इसको लिखिए. ये आ जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5. 45 में से 5 घटा दीजिए, ये रह जाएंगे 40 माइनस एक्स मार्बल्स. ओके. सो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पार्ट 3. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पार्ट 3, इसमें ये है कि आप अब जो ये रिमेनिंग मार्बल्स हैं जॉन के पास और जीवांती के पास, इन दोनों को गुणा कर दीजिए. ये कहा गया कि इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आता है, दिस इज 124. ओके. सो अब आप इसको गुणा कर दीजिए. सबसे पहले x का 40 से गुणा होगा, फिर x का माइनस एक्स से गुणा होगा. तो ये आपके पास पहले केस में आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 का 40 के साथ इट इज़ माइनस 200
प्लस 5x इज इक्वल टू 124, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 45x, ओके, एंड देन माइनस 200 minus 124 is equal to 0. So you are left with the minus x square plus 45x minus 324 is equal to 0. माइनस कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम 1 मान लेते हैं. अब हमारा जो सवाल है इसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है. हम क्वाड्रेटिक टर्म को 1 मान लेंगे, लीनियर टर्म को 2 मान लेंगे और कांस्टेंट टर्म को 3 मान लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म विद द थर्ड टर्म. ओके, सो आपके पास आ जाएगा 324 एक्स स्क्वायर. अब आप इसको ब्रेक करेंगे, जोड़ने के बाद माइनस 45x आने चाहिए और गुणा करने के बाद 324 आना चाहिए. सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 36x एंड माइनस 9x. आप इसको रख दीजिए क्योंकि हम इसको बार बार कर चुके हैं. तो यहाँ आ जाएगा अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा x इंटू एक्स माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन आएंगे, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. यहाँ x माइनस 36 कॉमन आएगा, x माइनस 36 और पहले पार्ट में बचेंगे x, दूसरे पार्ट में बचेंगे 9 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, तब 0 हो सकता है इफ़ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9. तो जो x है ना, उसको हमें क्या मान रखा है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं. तो जॉन के पास यदि 36 कंचे होंगे तो जीवांती के पास कितने कंचे होंगे. तो जीवांती के पास कितने कंचे होंगे, 9 होंगे. यदि जॉन के पास होंगे कंचे 9 होंगे तो जीवांती के पास कितने होंगे, 36 होंगे और दोनों का सम 45 आएगा. यही सवाल आपसे पूछा हुआ था. ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड. नाउ विल गो फॉर second part of the question. Second part of the question is, we will go now for second part of the question. This is the second part of the question. This we have to discuss. It's very interesting question. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है. कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ टॉयज बनते हैं. ओके, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, राइट. और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की कीमत जो रुपयों में है, 55 में से जितने टॉय एक दिन में बनते हैं उनको घटा दीजिए. ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपये है. 750 रुपये के जो टॉयज हैं वो प्रतिदिन बनते हैं. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ऑन द डे. तो जो पूछा हुआ है ना आपसे, उसको आपने एज्यूम कर लेना है. हमसे पूछा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो इसको हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं. लेट, पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं ना. ये आएगा सोल्यूशन. लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ईच डे. हर दिन जो टॉयज बनते हैं वो क्या आता है, उसका नंबर है एक्स टॉयज. ऐसे यूनिट जरूर लिखना है आपने. एक्स टॉयज बनते हैं. ओके, दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. ये देखिए इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखना है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका अपने आप में वही मतलब हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 55 में से आप जितने नंबर ऑफ टॉयज हैं उनको घटा दीजिए. ये आएंगे, ओके,
इतने रुपीज़ जो कॉस्ट है वो तो रुपीज़ में होगी ना, इतने रुपीज़, ओके, डिवाइडेड बाय number of toys produced in each day, okay, x number of toys, right? So the total cost of production क्या होगा, जो total according to question देखिए total cost of production क्या है, total cost of production एक दिन में कितने रुपए के जो टॉयज़ हैं वो बनते हैं, वो है 750 रुपीज़ के, इतने रुपीज़ के टॉयज़ जो हैं वो बनते हैं। अब so according to the questions, the total cost of production is 750 rupees. That is what it is given to us here in the question. अब आप यहाँ देखिए total cost of production जो है वो 750। अब आपने क्या करना है, जो स्किल यदि आपने सीखना है तो हम कैसा करेंगे, हमारे पास है एक साइड, तो हम जब इक्वेशन जब बनाएंगे ना, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन में एक पार्ट में भी जो टोटल कॉस्ट होगी और दूसरे पार्ट में भी टोटल कॉस्ट होगी। तो जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो तो 750 रुपीज़ है, ये आपको पता है, ओके। पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आप टोटल कॉस्ट को कैसे बनाएंगे, टोटल कॉस्ट रुपीज़ में होती है। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसको हम लिखेंगे कैसे। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 55, यही सीखना है आपको, 55 माइनस एक्स रुपीज़ एक टॉय, ये एक टॉय की है, 55 माइनस एक्स रुपीज़ पर टॉय। और एक दिन में कितने टॉयज़ बनते हैं, एक्स टॉयज़ बनते हैं, ये देखिए। अब इनके जो कॉस्ट है वो 750 बनती है एक दिन में। अब टॉयज़ के साथ टॉयज़ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रुपीज़ रह गया, यहाँ रुपीज़ रह गया। दिस मीन्स आपके पास इक्वेशन में क्या बचा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स रुपीज़ इधर बचा और 750 रुपीज़ इधर बचा। अब आपको रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसको खोल देते हैं, ये बनेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, राइट। अब आप एक्स स्क्वायर को परे ले जाइए, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 1 2 and 3। सो नाउ मल्टीप्लाई, बाकी तो प्रोसेस हमारा बाकी स्टिकली सेम रहेगा। हम इसको लिखें 750x स्क्वायर, हम इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे और पार्ट बनेंगे वन इज -25 एंड -30x। तो इसको उठाइए आप, मिडल टर्म के आपने दो हिस्से कर दिए और इसके ऊपर रख दीजिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर -25x -30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब आप इससे जो पेयर बन गए, यहाँ से आप कॉमन लीजिए x -25 -30, दिस इज x -25 इज इक्वल टू 0। सो x -25 का फिर कॉमन ले लीजिए, ये आपके पास आएगा x -25 और यहाँ बचेंगे x -30 इज इक्वल टू 0। अब इन दो फैक्टर्स का मल्टीपल तब 0 आ सकता है if either x -25 is equal to 0 और x -30 is equal to 0। तो या तो संभावना ये है कि 25 जो टॉयज़ हैं वो एक दिन में बनते हैं, या फिर 30 टॉयज़ एक दिन में बनते हैं। तो बोथ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन ईच डे, इधर दे आर, इट मे बी 25 एंड देयर मे बी 30, ओके। अब हम चलते हैं जो हमारा नाउ विल गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। अब हमारे पास है सवाल नंबर 3। सवाल कुछ इस तरीके का है कि फाइंड द टू नंबर्स हु सम इज 27। ऐसे दो नंबर्स ढूंढिए जिनका जोड़ जो है वो 27 है और गुणा यदि हम उनको करें तो 182 आता है। तो जो हमसे पूछा है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। हम सबसे पहले पहला नंबर एज्यूम कर लेते हैं, पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन से हम शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से हम शुरू करेंगे। दो नंबर हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज
फर्स्ट नंबर n1 इज इक्वल टू x और सेकेंड नंबर हमने लैंग्वेज को समझना है और मैथमेटिक्स को एज ए लैंग्वेज पढ़ना है। n2 जो है वो हमें पता नहीं है। सो अब सवाल हमें कुछ कहता है, देखिए फर्स्ट फाइंड टू नंबर्स, ये दो नंबर जो हमने ढूंढने हैं वो एक को n1 मान लिया और दूसरे को n2 मान लिया। यहाँ ये कहता है कि इनका दोनों का जो सम है, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आप इन दोनों नंबरों को जोड़ोगे तो 27 आंसर आएगा। तो हम यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका पार्ट 1 हो गया कि यदि आप n1 प्लस n2 करें तो आंसर 27 आता है। इसको हमने मान लिया कि ये x है और दूसरे नंबर का हमें पता नहीं, तो आंसर आ गया 27। अब आपको ये निकालना है ना, तो आप n2 दूसरे नंबर को इधर रखिए और x को परे ले जाइए, तो 27 माइनस एक्स, ये रहा आपका दूसरा नंबर। ओके, x हो गया आपका पहला नंबर और ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब ये कहा गया, हम दोबारा फिर से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी बार। अब यदि आप इन दोनों नंबर्स को गुणा कर दें, मतलब पहला नंबर x है और दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है इज इक्वल टू 122। आप ये गलती ना करें, x माइनस 27 ना लिखें। ये 27 माइनस एक्स है तो x माइनस 27 और 27 माइनस एक्स बोथ आर नॉट सेम, तो इसके बारे में आप ध्यान रखें। अब हम इसको गुणा करते हैं। सबसे पहले x की 27 से गुणा होगी, फिर x की माइनस एक्स से गुणा होगी। सो वी विल लेफ्ट विद द 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब आप इसको परे ले जाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इस पार्ट को 1 मार्क कर दीजिए, इसको 2 मार्क कर दीजिए और इसको 3 मार्क कर दीजिए, और आप तीसरे को पहले से मल्टीप्लाई करिए। सो मेरे पास आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर, गुणा करके आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 27x आना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 14x और माइनस 13x, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप मिडिल टर्म की जगह रख दीजिए, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये दूसरा हो गया। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14। आपको बताया है कि ये डिवाइड करने के बाद आता है। तो यहाँ से आप देखिए, अब x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14, यहाँ बचेगा x, दूसरे पार्ट में बचेगा माइनस 13, इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो दो फैक्टर बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इनका आंसर 0 हो सकता है इफ़, ये किस कंडीशन में 0 हो सकता है ये हम लिखेंगे। या तो x माइनस 14 की जगह इस ब्रैकेट की जगह आप यहाँ 0 पुट कर दें, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 करने के ऊपर, या तो हम x माइनस 13 की जगह 0 पुट कर दें, तब इसका आंसर 0 हो सकता है। सो x इज इक्वल टू 13, इधर दिस पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। तो ये जो दो नंबर हैं, अब आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, एक नंबर 13 है और एक नंबर 14, और 13 और 14 जो है वो 27 होते हैं, और 14 गुणा 13 जो होते हैं 182 होते हैं। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व एंड चेक द क्वेश्चन एंड चेक द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो सवाल रहा आपके पास ये, और अब पूछा कि फाइंड द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको ढूंढना है, और सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 365। उन नंबर्स को यदि आप स्क्वायर कर दो तो उत्तर जो है वो 365 आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ये शायद आप जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, ये भी शायद आप जानते हैं। कॉन्सिक्यूटिव को आपको जानना है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका अगला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या आएगा, 1 जोड़ के 5 हो जाएगा। यदि आप पॉजिटिव इंटीजर चूज करते हैं, कोई 25 है, देखो, तो अगला जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा 1 जोड़ के 26 हो जाएगा। यदि पॉजिटिव इंटीजर आप 50 चूज करते हैं, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो लेट
हम सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। ये देखिए हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो चीज़ हमसे पूछी है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो पहले हम लिखते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज जो पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा ना वो हो गया x। ठीक है, अब हम लिखते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसे आएगा। जैसे आपको बताया है कि जो अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आएगा वो एक जोड़ के आएगा। जैसे एक आप 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं तो 6 क्या है 5 + 1। जैसे 50 और 51 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो 51 क्या है 50 + 1। तो इसी तरह यदि हम एक x पॉजिटिव इंटीजर्स चूज कर लें तो उसका अगला कैसे आएगा, एक जोड़ कर आएगा। ऐसे समझना है आपने। अब सवाल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ हम इसको ऐसे लिखते हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब इन दोनों का यदि हम स्क्वायर करें तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x + 1 दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों का जो सम है वो आएगा 365। ओके, सो यहाँ की आइडिया हमारे पास क्या लगेगा, की आइडिया हमारे पास जो सॉल्व करने के लिए यहाँ लगेगा इस पार्ट को, वो आएगा a + b का यदि हम स्क्वायर करें तो ये आता है a² + b² + 2a × b और यहाँ a x है और b 1 है, राइट। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x² तो a² x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 2 × a जो है आपके पास x है और b 1 है, दिस इज इक्वल टू 365। ओके, अब आपके पास रह जाएगा ये x² + x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 365, राइट। सो x² + x², दिस इज 2x² + 2x + 1 - 365 is equal to 0. This is now 2x² + 2x - 364 is equal to 0. So you can now take x outside 2 from here, 2 outside from here. You are left with x² + x minus is 182 minus 182 is equal to 0. Okay, so here अब आप साफ समझें। अब आपके पास ये दो पार्ट बन गए ना, इसमें हम लिख सकते हैं कि 2 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि अब 2 इसके जो फैक्टर बने, यहाँ 2 कॉमन आया और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 0 आ रहा है। बट आई थिंक यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। 2 तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब x² + x - 182 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स तभी आंसर 0 आ सकता है ना, x² + x - 182 ये 0 होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको 1 2 3 जैसे हमने पहले डिस्कस किया है वैसे कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -182x²। आप इसको ब्रेक करेंगे और मिडिल टर्म में आना चाहिए x, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -182x²। तो इसका जो डिवीज़न होगा वो आ जाएगा 14x एंड दिस पार्ट इज -13x। अब देखिए यदि आप सम करते हैं तो आपको मिडिल टर्म मिलती है, यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -182x² मिलता है, राइट। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x² + 14x - 13x - 182 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास पेयर बन गए। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x + 14 - 13 x + 14 इज इक्वल टू 0। अब है x + 14 यहाँ से कॉमन आएगा, सो इट इज़ x + 14 एंड x - 13 इट इज़ इक्वल टू 0। अब इन दो फैक्टर्स का जो मल्टीपल है अब वो 0 के बराबर कब आएगा, ईदर ऑफ द टू मस्ट बी इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक तो 0 के बराबर होना चाहिए ना। तो
राइट। सो x प्लस 14 या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए या x माइनस 13 जो है वो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आएगा 14 को आप परे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -14। ओके, और दूसरा यहाँ से आएगा +13। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, सो इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे और जो x इज इक्वल टू 13 ये हम आपका जो सेलेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हमें कह सकते हैं सो जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 13 एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज, अगला जो इंटीजर होगा वो आ जाएगा एक जोड़ के 13 + 1 दिस इज 14। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो नाउ विल गो अहेड विद अनदर क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास है वो बहुत साधारण सवाल है, मुझे लगता है कि शायद आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे, कर लेंगे। एल्टीट्यूड ऑफ एक राइट ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, वो अपने बेस से जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, सो इफ़ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज गिवन टू यू 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड अदर 2 साइड्स। तो हमें 2 साइड्स निकालनी है, तो मुझे लगता है कि शायद इसको हम बड़े आसानी से कर लेंगे। और ये हम एक सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं। ओके, सो दिस इज राइट ट्रायंगल। इसमें जो एल्टीट्यूड है, नाउ द एल्टीट्यूड ऑफ दिस लेट द बेस इज, हम पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं ना। सो इसमें क्या है कि आप देखिए साधारण सी चीज़ है, ये हुआ आपके पास हाइपोटेन्यूज और ये हुआ बेस और ये हुआ एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर जिसको हम बोल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जो आपका बेस है वो कोई x मीटर है, राइट, सॉरी सेंटीमीटर में यूनिट दिए हुए हैं, तो कोई x सेंटीमीटर है। तो कहा कि जो एल्टीट्यूड है ना वो इससे बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस को लिखो उसमें से 7 घटा दो और इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज आपको ऑलरेडी दिया हुआ 13 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ से इक्वेशन बनाना है हमने। जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगा उसके हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। ओके, तो हमें सिर्फ भाषा को समझना है कि वो जैसे करके वो बताते जा रहे हैं वैसे हम लिखते चले जाएंगे। अब यदि ये राइट ट्रायंगल है, दिस मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, सो हम सबसे पहले चूज करते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल इज, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल लिखना है हमें। जो राइट ट्रायंगल है उसका बेस कितना है, तो कितना है वो कोई x सेंटीमीटर है, इज सम x सेंटीमीटर। ओके, एंड तो उसके बाद क्या होगा, एल्टीट्यूड इसका कितना हो जाएगा। नाउ एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा बेस में से आप 7 घटा दीजिए, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, सो गिवन हाइपोटेन्यूज इज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा क्या, ये तो दिया है, ये तो 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हम इक्वेशन कैसे बना सकेंगे। इसकी इक्वेशन बनाने के लिए आप देखिएगा राइट ट्रायंगल्स में कौन सी इक्वेशन लगती है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी है। और उसमें हम क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर करें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। तो बेस की जगह आप लिखते हैं, वैल्यू भर दें, x का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर की जगह x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो की आइडिया लगेगा, की आइडिया यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
और यहाँ A रहेगा x और B रहेगा 7। सो यदि हम इसको खोलें तो ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 minus 2 into A is x and B is 7 is equal to 13 into 13 is 169. So this is x plus x is 2x square and is minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. So we are left with here it is 2x square and minus 14x. इसको घटाने के बाद हमारे पास रह जाएंगे वी आर लेफ्ट विद -120 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन टेक टू आउटसाइड फ्रॉम हेयर. यहाँ से हम अब इस पार्ट को हम साफ कर देते हैं. सो यू कैन टेक 2 आउटसाइड फ्रॉम हेयर. 2 अंदर आ जाएगा पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x minus 60 is equal to 0. So here 2 cannot be equal to 0. अब यदि इन दोनों का मल्टीपल 0 है तो 2 तो 0 नहीं हो सकता. This means x square minus 7x minus 60 is equal to 0. So this part is 1, this is second and this is third. So third को आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. We have -60 एक्स स्क्वायर. हम इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में ताकि मिडल टर्म -7x अपीयर हो जाना चाहिए. तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा -12x एंड प्लस 5x प्लस माइनस हो जाएगा. 12 गुणा 5 60 हो जाएंगे. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा. अब आप इसको उठाइए और मिडल टर्म की जगह रख दीजिए. ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इज इक्वल टू 0. अब दो पेयर बन जाएंगे. पहले पेयर में से आ जाएगा x कॉमन. यू आर लेफ्ट विद x -12 प्लस 5 x -12 इज इक्वल टू 0. अब x -12 कॉमन आ जाएगा तो x -12 कॉमन आएगा. x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो सकता है यदि दोनों में से कोई एक 0 हो जाए. So there is x minus 12 is equal to 0 and x plus 5 is equal to 0. So from here x is equal to 12 and from here x is equal to -5. तो हमारे पास जो लेंथ है आपसे बेस की लंबाई है वो माइनस तो नहीं हो सकती, इसलिए हम -5 वाले आंसर को डिस्कार्ड कर देंगे. सो हम यहाँ लिख देते हैं सो बेस इज इक्वल टू 12 एंड देन एल्टीट्यूड इज एल्टीट्यूड क्या होगा. बेस में से आप 7 घटा देंगे. दिस इज 12 minus 7 and this is 5 centimeter. Okay, this is all about this question. Now we will go for the last question of this exercise. Very interesting question. बहुत मज़ेदार सवाल. आपको यदि आप सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स की भाषा तो आपको सिखाने के लिए बहुत सुंदर सवाल होगा. तो आप देखें हम चलते हैं. हमारे पास कैसा सवाल है एक कॉटेज इंडस्ट्री है. ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात की थी. इट प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ द पोटरी आर्टिकल्स. ठीक है, इसमें कुछ पोटरी आर्टिकल्स बनते हैं एक दिन में. और ये देखा गया इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वाज 3 मोर देन, वो 3 ज़्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. जितने एक दिन में जितने आर्टिकल बनते हैं उनको आपने 2 से गुणा करना और उसमें 3 जोड़ देना. इतनी कॉस्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. राइट, सॉरी द कॉटेज. अच्छा, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की है, टोटल नहीं है. This is 3 more than the twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day is 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. देखिए बड़ी मज़ेदार बात. हमें नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पूछा हुआ है तो यही हमने सबसे पहले अज्यूम कर लेना है. ओके, दूसरी बात हमसे पूछी है
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी, दूसरी बात ये पूछी है। ठीक, अब इसको हम कितने मज़ेदार और सिंपल तरीके से करेंगे, इसमें जो सीखने वाला पार्ट होगा उसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन के ऑफ द प्रॉब्लम। लिखने का आपका जो पैटर्न है वो कुछ सही होना चाहिए। ये देखिए, हमसे जो पूछा है उसी को हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे, राइट। तो उसको हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, हम मान लेते हैं एक्स आर्टिकल। आपने यूनिट जरूर लिखना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, अब दूसरा पूछा है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। देखो उसने कहा है ना, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं हम, उसको बनाने में कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं यहाँ लिखते हैं। और लिखना कैसे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक आर्टिकल को यदि आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई जूता बना रहे हैं, सिलाई मशीन बना रहे हैं, आप साइकिल बना रहे हैं, जो कुछ भी आप अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं, बट काइंड ऑफ फैक्ट्री, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री का सवाल हो सकता है, तो उसकी जो कीमत है वो ये है कि जो हर एक आर्टिकल है उसकी कीमत को आपने 2 से गुणा कर देना। यही बोला है इसमें, यहाँ देखो 2 से आपने गुणा कर देना और उसमें 3 और जोड़ देना। ये देखो इतने रुपीस लगते हैं, मतलब क्या हुआ, आगे नीचे ये लिखना, कॉस्ट ऐसे लिखनी है आपने, ऐसे। इसका अपने आप में मतलब ये है कि इतने पैसे लगते हैं यदि आपने एक आर्टिकल को बनाना है। अब आपके पास दिया हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो नाउ विल गो फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 90 रुपीज़ है। ओके, अब आपने एक साइड आपकी ये हो गई बराबर एक साइड ये हो गई। अब आपको इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन का एक साइड तो आपको पता है, ये देखो ना, इस साइड भी आपको टोटल कॉस्ट लिखना है और इस साइड भी टोटल कॉस्ट लिखना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट के बराबर हो सकती है। कंपैरिजन तो एक ही तरह की चीज़ों का होगा ना। इस साइड तो हमें लिखने के लिए पता है कि यहाँ हम आराम से 90 रुपीज़ लिख देंगे। ओके, पर इस साइड की टोटल कॉस्ट को कैसे लिखना है वही आपने सीखना है। तो आपके पास है एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है 2x + 3। इसको लिखना कैसे है, इतने रुपीज़ अपॉन आर्टिकल। ओके, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x आर्टिकल, इधर है 90 रुपीज़। अब यदि राइट हैंड साइड में रुपीज़ की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी रुपीज़ ही होने चाहिए। आर्टिकल के साथ आर्टिकल कैंसिल और रुपीज़ के साथ फिर रुपीज़ कैंसिल। आपके पास बचा x × 2x + 3 = 90। ऐसे इक्वेशन बनती है। ओके, अब आप इसको खोल दें, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद नाउ 2x² + 3x = 90। 2x² + 3x = 90. So this is 2x² + 3x - 90 = 0, right? So this is 1, this is 2 and this is 3 = 0. So हम तीसरे को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज -180x²। इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसके जो दो पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, 15x - 12x। इसको आपने पहले भी किया है। अब आप इन दोनों को उठा के मिडिल टर्म की जगह रख दें, दिस इज 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। और इसके जो दो पेयर्स बन जाएंगे, इसको हम कुछ ऐसा लिखें। देखिए बड़ी मज़ेदार बात है, हम आपको एक और तरीका बताते हैं। आपको यहाँ से कॉमन लेने में समस्या आ रही है तो आप इसको बदल के ले सकते हैं, 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। ये रीअरेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है।
अब यहाँ से आपको साफ दिख जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 2x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 6। अब यहाँ से 15, अब तो आपको साफ दिख जाएगा ना, x माइनस 6। सो दिस इज टू मेक इट सो ईजी। अब x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6 और यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर की फॉर्म में चला गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक इस फैक्टर की फॉर्म में चली गई। अब इसका आंसर तब 0 हो सकता है या तो आप x माइनस 6 की जगह 0 लिख दें, या फिर 2x प्लस 15 की जगह 0 लिख दें। तो एक आंसर तो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 6, दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो माइनस में नहीं पैदा हो सकते, इसलिए जो आंसर आपका 6 ही आप सेलेक्ट करेंगे। जब 2 आंसर आएंगे तो आपको वहाँ एग्ज़ाम में लिखना है कि मैं एक इस आंसर को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, पहला आंसर आपका हुआ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो जो हमने मान रखा था शुरू में वो हो गया 6 आर्टिकल, यूनिट जरूर लिखना है साथ में। और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी ईच आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको आपसे दूसरी चीज़ पूछी है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, आप एक आर्टिकल की कॉस्ट का दुगना कर दीजिए, 2 गुणा 6 और उसमें 3 जोड़ दीजिए, 6 दूनी 12 और 12 प्लस 3 50, इतने रुपीज़ लगेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट, और बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू।